एसआईआर पर जोर है और सियासी शोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। खबर एसआईआर की है और यूपी में घुसपैठियों को लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार चलाई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर जो ये काम है वो चलाया जा रहा है। इस समय हम यूपी की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं। आज का संडे स्पेशल आपको हम स्टूडियो से नहीं बल्कि सीधा ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे किस तरह से जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके के पास खड़े हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं ज़्यादातर सफाई कर्मी हैं, मजदूर हैं। इनके कागज़ लिए जा रहे हैं। जो जांच अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो आइए संडे स्पेशल हम स्टूडियो से नहीं बल्कि आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। बिहार से शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब देश अन्य 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की सफाई, फर्जी वोटों की छटनी, नए नामों के जुड़ने और पुराने नामों के हटने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एसआईआर को लेकर सड़क से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। जहां कुछ लोगों में अपना वोट कटने का संशय बना है तो कुछ राजनीतिक दल इसमें अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हम आपको यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया की पूरी गणित को समझाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया हुई है। उसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। इन राज्यों में एसआईआर संपन्न कराने के लिए आयोग ने 11 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की थी। लेकिन इनमें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां दशकों से नहीं हुई एसआईआर प्रक्रिया के चलते लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स के नाम पते बीएलओ को नहीं मिले, जिसके चलते बीएलओस पर काम का बोझ ज्यादा था। ऐसे में चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर अभियान की समय सीमा 15 दिन के लिए बढ़ा दी और उसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय कर दी। चुनाव आयोग ने एसआईआर 2026 के तहत दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के लिए 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जो नया आदेश आया है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अब हमारा उत्तर प्रदेश में गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा, यानी 26 दिसंबर तक कोई भी मतदाता अपना गणना फॉर्म भर के दे सकता है बूथ लेवल ऑफिसर को। उसको हम डिजिटाइज करेंगे। वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया। आज 11 दिसंबर को 100% के आसपास हमारा काम हो गया। 99.6% दोपहर का आंकड़ा है। तो अवधि हमें मिलेगी या मिल रही है 15 दिन की। इसमें एक तो हम जो हमारे 2,95,00,000 के लगभग मतदाता ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आएगा, उनको मृतक के रूप में, शिफ्टेड के रूप में, डुप्लीकेट वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, एब्सेंटी वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, उनको दिखवा रहे हैं। अधिकारियों को लगाया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं उनको लगाया गया है कि इसको दिखवा लें। कोई व्यक्ति गलती से चिन्हित ना हो गया हो इस श्रेणी में और उसका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जाना है तो भरवा लें। दरअसल चुनाव आयोग पूरी कोशिश में है कि कोई भी पात्र वोटर छूटे ना और ना ही कोई घुसपैठिया फर्जी वोटर बनकर देश के लोकतंत्र को कमजोर करे। ऐसे में यूपी समेत 12 राज्यों में हुए एसआईआर के अभियान में अगर यूपी की बात करें तो प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स में से करीब 2.5 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इनमें मृत दूसरी जगह शिफ्ट हुए जिनका पता नहीं मिला और डुप्लीकेट श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। ये आंकड़ा बड़ा है जो कुल मतदाताओं का 18% है। प्रदेश में अभी तक के एसआईआर आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एसआईआर के डिजिटाइजेशन का 99.24% काम पूरा हो गया है, लेकिन सिर्फ 80.85% गणना प्रपत्र ही वापस आ पाए हैं। जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए वो 9.57 लाख हैं। करीब 1,27,00,000 लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। वहीं करीब 3% लोग मृत पाए गए हैं, जिनकी संख्या करीब 46 लाख है।
साथ ही प्रदेश में 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर भी मिले हैं और करीब 84 लाख से ज्यादा वोटर अनुपस्थित पाए गए हैं। दरअसल 2 दशकों बाद यूपी में हो रही एसआईआर प्रक्रिया में प्रदेश की वोटर लिस्ट को लगभग एक्सरे मशीन की तरह खंगाला जा रहा है, जहां एक ही समय पर नाम काटने, संशोधन करने और डुप्लीकेट एंट्री साफ करने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। इस बीच सीएम योगी ने प्रदेश से घुसपैठियों को बाहर करने का आह्वान किया। सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर साफ किया कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार, घुसपैठियों का नहीं। यूपी की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदेश में सख्त कार्रवाई। सभी नगर निकायों को संदिग्ध की पहचान कर लिस्ट तैयार करने का निर्देश। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई जरूरी। योजनाओं से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को नौकरी देने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। दरअसल प्रदेश के भीतर घुसपैठियों का मुद्दा दशकों से चला आ रहा है और इन्हीं घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश में चल रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का पता लगाने का निर्देश दे दिया, तो सियासत में हड़कंप मच गया और बयानबाजी का तूफान तेज हो गया। तो कि 11 साल की ये विलंब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में? अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। हाथी के नाथ खाने की ओर, दिखाने की ओर पूरा बिहार का इलेक्शन एसआईआर का विरोध करके हुआ और वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। वो केवल गेहूं चावल पर या आयुष्मान कार्ड या किसान सम्मान निधि पर मोहर नहीं लगी है, बल्कि एसआईआर राष्ट्र हित में है, बिहार हित में, इस पर भी वोट डाल करके उन्होंने सिद्ध किया है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो एलओपी गायब थे। इससे इस बात का प्रतीक होता है कि वो कितना गंभीर थे इस विषय को लेकर के। और अब रैली करना ये है कि इसको एक मुद्दा बनाना है और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए और उनको वोटर बनाना चाहते हैं। सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश की झोपड़पट्टियों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कार्रवाई के तहत लगातार झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिनके दस्तावेज संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच हमारी डीडी यूपी की टीम लखनऊ स्थित कुड़िया घाट और बालू अड्डा की उन्हीं झोपड़ झुग्गियों में पहुंची जहां प्रशासन संदिग्धों के दस्तावेज खंगाल रही है। लखनऊ का बालू अड्डा एरिया है। कभी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो रहा करते थे। बताया जाता है कि काफ़ी जो ज़्यादा लोग थे वो आसपास के घरों में काम करते थे या मजदूरी का काम करते थे या फिर सफाई कर्मी हुआ करते थे। लेकिन इस समय ये जगह लगभग खाली हो चुकी है। तमाम जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो यहाँ से जा चुके हैं। बावजूद इसके देखिए ये कपड़े लटके हुए हैं। इसका मतलब कि लोग जो है अभी भी कुछ लोग यहाँ पर हैं और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। देखिए पानी की टंकी जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें अभी पानी गिर भी रहा है, यानी कि लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर अभी दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से जा भी चुके हैं क्योंकि लगातार योगी सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई कर रही है। बड़े स्तर पर जो जांच अभियान है वो चलाया जा रहा है। इन तमाम लोगों के जो कागजात हैं वो लिए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करते हुए इन तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर इन्हें रखा जाना है वहां पर भेजने का जो इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि डिटेंशन सेंटर्स भी उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं बड़े स्तर पर। गोरखपुर का जो डिटेंशन सेंटर है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। लेकिन ये जो डिटेंशन सेंटर्स हैं इनमें भी इन तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे खाने पीने का इंतज़ाम हो या फिर तमाम तरह की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि सरकार ने ये भी सख्त निर्देश दिया है कि इन लोगों को वहाँ पर ठीक से रखा जाए और एक बार जब
पूरी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए तो इन लोगों को वहां से फिर इनकी जगह पर भेज दिया जाए। लखनऊ में ऐसी कई और झोपड़पट्टियां हैं जहां ज्यादातर कूड़ा बिनने वाले और साफ सफाई का काम करने वाले लोग रहते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों पर सरकार की निगाह रहती है और सरकार को लगता है कि इनमें अधिकतर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं। इस समय हम लोग लखनऊ के कुड़िया घाट इलाके के आसपास हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल में तमाम जो झोपड़ियाँ हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ पर अभी लोग भी मौजूद हैं। हालांकि SIR की जो प्रक्रिया है, कागजों की जांच और तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इन लोगों से बात करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि SIR की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें इन लोगों से हो रही हैं और अभी की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। आपका नाम क्या है? अमीना खातून। अमीना, यहाँ पर SIR से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो आए, आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत हुआ, कागज के लिए NRC मांगा, अच्छा, NRC मांगा, आधार मांगा, हाँ। वोट की ID मांगा। तो वो सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं है? आपका क्या नाम है? समीर। समीर, यहाँ पर जो लोग आए उनसे क्या बातचीत हुई, कौन से जो कागजात हैं वो आप लोगों से मांगे गए? देखिए, हम लोग से यहाँ मांगा गया था NRC का जो लिस्ट है, जी, बाकी आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बाकी जो एक फैमिली मेंबर का जो मेन आदमी होता है उनका एक फ़ोटो हम लोग ने थाने में जमा करा दिया बस। तो आप कहाँ से हैं? आसाम से। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मतलब सारे हमारी इसमें जितने लोग हैं सबकी जितने जुग्गी है सबकी मतलब फॉर्म में हम लोग रखे अलग अलग करके। NRC का लिस्ट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और एक फैमिली मेंबर का जो एक आदमी का मेन उसका एक फ़ोटो। अमीर, यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है? हम लोग आसाम से आए करीब 10-12 साल हो गए, लेकिन यहाँ रह रहे करीब 6 महीने हो गए। अच्छा, सिर्फ 6 महीने से यहाँ पर है, इससे पहले कहाँ पर? इससे पहले हम लोग खतरे में थे। अच्छा जी। और यहाँ पर रहते हैं, काम क्या करते हैं? तमाम ये जो सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नगर निगम में काम करता है, कुछ लोग मेडिकल में काम करता है, जो जिसको जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से कर लेता है। इससे कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं है कि जिसको जो समझ में वो अपना। ठीक है। अच्छा समीर, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। आप आसाम से, क्या यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सब आसाम से ही है या अलग अलग जगहों से? सब आसाम की है, अच्छा, जितने लोग हैं सब आसाम की, और सबके पास प्रूफ भी है और जमा भी हम लोगों ने कराए हैं। बाकी अगर किसी को शक है तो वो अपने हिसाब से चेक कर ले। किसी को अगर कोई बांग्लादेशी मिले उनको जो सज़ा देना हो दे दे बस। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमत अली। मोहम्मद अजमत, आप कहाँ से हैं, यहाँ पर कब से हैं? हमारा तो अभी 6 साल हुआ है। मेरे फादर का तो यही जन्म है। अच्छा, फादर का जन्म यहीं पर हुआ था। तो SIR के लोग जो आए यहाँ पर, आपसे क्या कुछ पूछा, कागज आपने दिखाए, सब कुछ जांच हो चुकी है? जी, सब कुछ जांच हो चुकी है। सब ठीक है? जी, यहाँ का घंटाघर का जो थाना पड़ता है हम लोग का, इंस्पेक्टर जी यहाँ पर आए थे, तो सबका आधार, NRC जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करने के लिए, तो सबका वेरीफाई करके एक फॉर्म भरा गया, भर के लेके गया। बाकी अभी तक आए नहीं कोई। ठीक है। तो किसी ने आपको परेशान भी किया क्या किसी तरह से? कोई परेशानी नहीं की। ठीक है, आपने अपने कागज दिखाए, जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। ठीक है, तो अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम नगर निगम में सुपरवाइजरी कर रहे हैं। अजमत, आपने बताया नगर निगम में काम करते हैं, तो रहने के लिए यहाँ पर अस्थायी तौर से रह रहे हैं या कहीं और रहने का सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं मैम, हमारा सैलरी इतना कम है तो हम कहाँ पर रहे। हमारा झुग्गी के अलावा कोई सहारा भी नहीं है। प्लस आप जो है हमारे मम्मी पापा फादर जितने भी लोग हैं यहाँ सब फैमिली के साथ में रहते हैं, तो सैलरी हमारा कम होने की वजह से इसलिए हम लोग झुग्गी में रहते हैं। उसी से गुजारा चल जाता है किसी तरह। और जो भी हमारा दादा भी रहते थे झुग्गी में रहते थे, इसलिए हम लोग कहीं दूसरी जगह लगाते ही नहीं दिमाग। तो परिवार में आपके और कौन कौन लोग हैं? हमारा यहाँ पर मदर भी है, फादर भी है, अच्छा। और बहन भी है, हाँ। और छोटा एक भाई है। तो फिलहाल अभी यहीं पर ही रह रहे हैं। यहाँ पे रहने को लेकर कुछ सवाल नहीं खड़े किए जा रहे? जी, हमारे यहाँ के अभी तक तो कोई सवाल नहीं खड़ी करी ने, लेकिन हमारे जो भाई लोग रहते हैं अलग अलग जगहों पे, उन लोग के लिए खड़ा किया गया है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है उन लोग? जैसे इंदिरा नगर की तरफ लोग रहते हैं आसाम के ही, तो उन लोग के लिए जैसे कहा गया बांग्लादेशी हो, कागज़ डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया गया है, तो तुरंत ही मेयर साहब ने चेकिंग करके बताया कि आप लोग बांग्लादेशी हो, आप लोग को रोहिंग्या हो, आप लोग को भगाया जाए। 15 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा,
राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ शासन और प्रशासन दोनों ही फुल एक्शन मोड में है। इस मामले में एटीएस ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए नगर निगम लखनऊ को पत्र लिखते हुए सफाई कर्मचारियों का डेटा मांगा है। बताया जा रहा है यूपी एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को एक पत्र लिखा है जिसमें नगर निगम से कचरा प्रबंधन में आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करने वाले कर्मचारियों का डेटा मांगा है। इसमें सफाई कर्मचारी और उनके ठेकेदारों की सूची, निवास, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सहित अन्य डिटेल मांगी गई है। इसी बीच नगर निगम के 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर लापता हो गए हैं। नगर निगम के मुताबिक ये सभी संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो डिटेंशन के डर से भाग गए हैं। 160 लोग 18 नवंबर को भाग लिए थे। उस दिन हमने जब अपने विभाग में एक एक के कागज देखे तो 160 लोग चले गए थे। अभी और लोग भी जाएंगे, जिन्होंने चोरी से कागज बनाए हैं वो भी भागेंगे। बस ये है कि आधार जांचने की प्रक्रिया क्या है वो समझ में आ जाए तो हम जो ये आधार दिखाते हैं हम उनको भी जांचेंगे। मैंने अपने अधिकारियों को भी लगा दिया है कि वहाँ से जाएं, जांच करें, उनका कनेक्शन काटे। समरसेबल लगा रखा उन्होंने, ताज्जुब होता है। और मैं तो पुलिस से कहती हूँ कि आप जिन लोगों ने अपने प्लाट में इनको बसाए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करिए। घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब नगर निगम ने भी कमर कस ली है। नगर निगम लखनऊ द्वारा शहर में मौजूद सभी अवैध बस्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें संदिग्ध विदेशी नागरिकों खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी। प्रदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का ये अभियान केवल राजधानी लखनऊ तक ही नहीं सीमित है। ये अभियान सभी 75 जनपदों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस संदिग्धों के दस्तावेज वेरीफाई कर रही है। उनके मूल पते पर ग्राम प्रधान और अन्य लोगों के जरिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए, कुड़िया घाट का जो एरिया है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। लगभग 10 से 12 परिवार हैं, कहा जा रहा है 30 से 35 लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, देखिए मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं। जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं रोज़मर्रा की, जो ज़रूरत होती है, उस हिसाब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कपड़े भी यहाँ पर देखिए फैले हुए हैं। यहाँ पर जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने बताया कि उनके पास कागजों की चेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आसाम से हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ और लोगों से जब बात की तो पता लगा कि इनके जो रिश्तेदार हैं वो अलग अलग जगहों पर लखनऊ में रहते हैं। उनके भी कागजों की चेकिंग की गई। हालांकि कागजों को लेकर अभी जो फाइनल बात है वो नहीं हो पाई है। आपको ज़रा एक बार ये घर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगभग 8-10 सालों से यहाँ पर हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम तरह के जो लोग हैं। ज़रा एक बार अंदर कैमरा लेकर आइए। यहाँ पर लोग रह रहे हैं सालों से। जाहिर तौर पर जब कार्रवाई होगी तो इन लोगों के मन में डर भी पैदा होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरी गृहस्थी बसा रखी है उस जगह को छोड़कर एकदम से निकलना इन लोगों के लिए मुश्किल है। हालांकि सरकार इसको लेकर भी तरह तरह के जो इंतज़ाम है वो कर रही है। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि किस तरह से जब लोग यहाँ से बेघर होंगे तो उनके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। ये देखिए एक किचन की तरह कुछ जैसे दिख रहा है। हाँ, किचन ही है। एक बार ज़रा यहाँ पर भी कैमरा लेकर आइए। यहाँ पे जो तमाम सामान है वो रखे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग खाना बनाने का काम करते हैं। देखिए चूल्हा मिट्टी का बना हुआ है। कई ऐसी जगह है लखनऊ में जो अब पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं, लेकिन इस जगह पर जब हम पहुँचे हैं यहाँ पर अभी भी एक बड़ी जो आबादी है वो रह रही है। जो कार्रवाई है, जो जांच अभियान है वो यहाँ पर भी चलाया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कैसे उनके कागजों से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो ली जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का ये निर्णायक अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनमें अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा और धीरे धीरे करके उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने का ये आदेश सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को दिया है। प्रस्तावित डिटेंशन सेंटर का मॉडल इतना बड़ा है कि एक साथ करीब 15,000 अवैध घुसपैठियों को रखा जा सकेगा। इस क्रम में गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर की तस्वीर सामने आई है, जहां सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में बने डिटेंशन सेंटर में 50 लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था है, जिसमें पुरुषों के लिए 30 बेड और महिलाओं के लिए 20 बेड की व्यवस्था है। ठंड से बचने के लिए कंबल आदि रखे गए हैं। वहीं बच्चों के लिए अलग कमरा है, किचन और फैमिली रूम भी है।
इसके साथ ही शौचालय और स्नानघर का इंतजाम भी किया गया है। प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने का सीएम योगी का ये अभियान चर्चाओं का केंद्र बन गया है और विपक्ष पहले से ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की, तो केंद्र सरकार ने एसआईआर की जगह चुनाव सुधार पर चर्चा की और इसके पीछे कारण भी है। दरअसल एसआईआर निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था करा रही है जो देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए है और संविधान निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट बनाने का पूर्ण अधिकार देता है। यही कारण है कि सदन में एसआईआर की जगह चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। लोकसभा में मंगलवार को जब चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई तो तमाम विपक्षी नेता समेत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव सुधार को लेकर सरकार के सामने 3 मांगे भी रखी। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। राहुल गांधी की इन मांगों पर और उनके साथियों की ओर से लगाए गए आरोप पर सदन में जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखे वार किए। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आए, मान्यवर कौन लेकर आए। 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं मान्यवर। इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं, बूढ़ा बैठो। ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है मानिए, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी वो सरकार। मान्यवर ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर वाद विवाद का दौर केवल संसद तक ही नहीं रहा। ये विवाद यूपी की सड़कों पर भी दिखा, जहां तमाम विपक्षी नेता एसआईआर के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। ये आप कैसे बोल सकते हैं? न्यूज़ कहाँ गई? ये इसलिए बोल सकते हैं कि हमें यही जानकारी नहीं है। हमें तो चर्चा में आया कि मैपिंग ऐप किसका है आखिरकार। में एसआईआर हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर किसी का कोई मरा, कोई देहांत हुआ क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने साल भर का समय दीजिए, मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने
पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से एसआईआर भी करा रहे हैं। विपक्षी दल एसआईआर के जरिए वोट काटे जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों का आधार क्या है वो नहीं बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के आरोपों को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने सिरे से खारिज किया। हम सब कार्यकर्ता शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए बूथवार जाकर के गणना प्रपत्र फार्म जमा करा रहे हैं। अब मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फार्म 6, 7, 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, घटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और इसमें किसी को दर्द नहीं है, केवल संभावित हार देख करके समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज आ रहा है, बिहार में गुंडा राज आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, जंगल राज कभी सत्ता में वापस उत्तर प्रदेश को नहीं लाएंगे। वोट वो कट रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, वोट वो कट रहे हैं जो गांवों से आके शहरों में बस गए हैं। 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो उनका एक जगह किया जा रहा है। जो स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में भी बस गए हैं तो उनका नाम एक स्टेट में किया जा रहा है, चाहे जहाँ वो चाहे। और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि वोट कट रहा है तो किसी भी बूथ पर अगर कहीं गड़बड़ी समझ में आ रही है तो वो हमसे फोन कर दें, हमको बता दें। फिलहाल बिहार के बाद देश के दूसरे हिस्से में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है वो कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देश में कई बार एसआईआर प्रक्रिया के जरिए देश के लोकतंत्र को मजबूत किया गया है और अवैध वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। इस बात को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर रखा। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थी। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा। दरअसल निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव की पारदर्शिता को और बेहतर किया जाए। जिन वोटरों का 2 जगहों पर वोट है उनका वोट एक जगह से हटा दिया जाए, नए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और मृत लोगों के नाम लिस्ट से डिलीट किए जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह जो जांच अभियान है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वो चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो तमाम घुसपैठिए हैं उनका पता लगाया जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। आज जिन तमाम जगहों पर हम गए, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई कि जिन लोगों के पास भी सही कागजात हैं उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कार्रवाई के बाद उन्हें पूरी तरह से सारी चीज़ें ठीक होने पर उन्हें जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर बने रहने दिया जा रहा है। तो आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।